प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन ऑनलाइन चैनल में आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज मध्यकालीन मुख्य परीक्षा के अंतर्गत हम आपको मुगल कालीन साहित्य की चर्चा करेंगे। तो आइए मुगल कालीन साहित्य पर चर्चा करते हैं। देखिए, मुगल कालीन साहित्य, मुगल शासक न केवल महान योद्धा साम्राज्य निर्माता थे, बल्कि ये एक कुशल प्रशासक भी थे। और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ अगर देखा जाए तो ये शिक्षा और साहित्य में भी गहरी रुचि रखते थे। और यही कारण है कि शिक्षा साहित्य की जो है इस काल में अत्यधिक उन्नति हुई। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि मुगल शासक साम्राज्य निर्माता कुशल प्रशासक होने के साथ साथ शिक्षा साहित्य के भी महान संरक्षक हुए। अब इस काल में अगर देखा जाए तो चूंकि मुगलों की जो भाषा थी, तो जो मुगल थे, मुगलों की जो घरेलू भाषा थी वो तो तुर्की थी, और जो प्रशासनिक भाषा थी या दरबारी भाषा, तो दरबारी या प्रशासनिक भाषा फारसी थी। ये थी। तो फिर आप देखेंगे कि इस युग में मुगल काल में यद्यप बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, लेकिन अधिकांश ग्रंथ जो है फारसी भाषा में रचे गए। और फारसी भाषा के साथ साथ आप देखेंगे कि इस काल में हिंदी, संस्कृत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य रचे गए। ठीक है, अब मुगल काल में साहित्यिक उन्नति क्यों होती है उस पर चर्चा करते हैं। मुगल काल में साहित्य की उन्नति के कारण, देखिए, मुगल काल में साहित्य की व्यापक प्रगति हुई। न केवल फारसी भाषा में बल्कि अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में भी साहित्य रचे जाते हैं। अब इस काल में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ रचे गए और कुछ अन्य ग्रंथ भी रचे गए, साहित्यिक ग्रंथ काव्य रूप में। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि मुगल काल में साहित्य की व्यापक उन्नति के कारण क्या थे। तो पहली चीज तो यह है कि मुगल काल आर्थिक समृद्धि का काल हुआ। ठीक है, देखिए, मुगल काल आर्थिक दृष्टि से समृद्धि का काल था। अब ये आर्थिक समृद्धि कोई एक दिन में नहीं आई, इस एक क्रमिक विकास रहा आर्थिक समृद्धि का। आप देखेंगे कि बाबर जब आया तो अर्थव्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं थी, हुमायूं की अर्थव्यवस्था कमजोर थी। लेकिन अकबर के समय से जब साम्राज्य का व्यापक विस्तार शुरू हुआ तो देश के दूर दराज के क्षेत्रों को भी जीत करके मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया गया, और अब दूरस्थ क्षेत्रों का राजस्व का दोहन हो करके केंद्रीय खजाने तक पहुंचने लगा। फिर बहुत सारे आर्थिक सुधार भी हुए। तो मुगल काल आर्थिक समृद्धि का काल बन गया, और जब आर्थिक समृद्धि का काल बना तो मुगल दरबार बड़े बड़े साहित्यकारों, विद्वानों का संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हाँ, ये बड़े विद्वानों के संरक्षक के रूप में जाना गया। तो एक कारण यही रहा कि मुगल काल आर्थिक समृद्धि का काल था, जिसके कारण विद्वानों को जो है अत्यधिक संरक्षण प्रदान किया जा सका। ठीक है, और दूर दूर से विद्वान, न केवल
भारत के विभिन्न क्षेत्रों से मुगल दरबार में विद्वान पहुंचे, बल्कि मुगल साम्राज्य से बाहर पश्चिम एशिया, मध्य एशिया से भी अनेक विद्वान जो है मुगल दरबार में आए और संरक्षण प्राप्त किए। तो एक कारण ये था। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो मुगल सम्राटों की साहित्यिक रुचि, यानी साहित्य के प्रति रुचि, साहित्यिक रुचि, ठीक है। एक्चुअली जो मुगल सम्राट थे, इनमें अधिकांश मुगल सम्राट पढ़े लिखे शासक हुए, ठीक है। तो और जो मान लिया शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी थे, उनको भी साहित्यिक प्रगति में रुचि थी। वो चाहते थे कि हमारे काल में साहित्य की प्रगति हो, विद्वानों को संरक्षण दिया जाए। तो मुगल सम्राटों की साहित्यिक रुचि के कारण भी इस काल में मुगल साहित्य की अत्यधिक उन्नति होती है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि मुगल शासक बाबर हुआ, मुगल शासक जहांगीर हुए, इन दोनों की साहित्यिक रुचि इतनी ज़्यादा थी कि इन दोनों ने अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। बाबर ने तुर्की भाषा में तुझके बाबरी लिखा और जहांगीर ने फारसी भाषा में तुझके जहांगीरी लिखा। तो ये इनकी साहित्यिक रुचि को दर्शाता है। इनके अतिरिक्त आप देखेंगे कि हुमायूं, अकबर, शाहजहां, ये सभी विद्वानों को संरक्षण देने में रुचि दर्शाई और इसके कारण एक उत्कृष्ट साहित्य मुगल काल में रचा जा सका। तो ये भी कारण रहा। तीसरी चीज ये है कि आप देखेंगे कि मुगल सम्राटों द्वारा घटनाओं को संकलित कराने में रुचि, ये भी एक कारण रहा कि जो मुगल सम्राट होते थे, ये अपने शासन की घटनाओं को लिपिबद्ध कराने में रुचि रखते थे कि हमारे शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटी, हमने क्या क्या कार्य किया, हमने कौन कौन सी नीतियां लागू की, हमने जनता के लिए क्या कल्याण किया, हमने किन क्षेत्रों की विजय की, हमने कौन सी इमारतें बनवाई। हम इन सब घटनाओं का लिपिबद्ध कराने में ये सब सम्राट रुचि रखते थे और इसके कारण आप देखेंगे कि ये बाबर तो स्वयं अपने शासन की घटनाओं का वर्णन अपनी आत्मकथा में किया, ठीक है। अकबर ने इस काम के लिए अबुल फजल को नियुक्त किया, जहांगीर ने मोहम्मद खां को नियुक्त किया, शाहजहां के समय में इस काम के लिए कई विद्वान, जैसे पादशाहनामा रची गई, तो 3 पादशाहनामा रची गई, ठीक है। यानी मोहम्मद अमीन कजवीनी, हमीद अहमद तो मुगल सम्राटों द्वारा घटनाओं को संकलित कराने में जो रुचि थी,
उसके कारण भी आप देखेंगे कि साहित्यिक विकास हुआ। तो मुगल सम्राटों द्वारा घटनाओं को संकलित कराने में जो रुचि हुई, उसके कारण भी इस काल में मुगल साहित्य का विकास हुआ। और अकबर ने इस काम के लिए अबुल फजल को नियुक्त किया, जिन्होंने अकबरनामा रचा। ठीक है। जहांगीर ने इस कार्य के लिए मोतमद खां को नियुक्त किया, जिन्होंने इकबालनामा नामक ग्रंथ रचा। शाहजहां ने प्रारंभ में तो मोहम्मद अमीन कजवीनी को नियुक्त किया, पादशाहनामा लिखा। फिर हमीद अहमद लाहौरी को नियुक्त किया, दूसरी पादशाहनामा लिखा। और फिर वारिस खान को नियुक्त किया, जो तीसरी पादशाहनामा लिखा। तो इस कारण से भी इस काल में साहित्य की उन्नति होती है। और फिर आप देखेंगे कि इस काल में जो एक समन्वित संस्कृति का विकास हुआ, समन्वित संस्कृति का विकास, ये भी एक कारण रहा कि इस काल में मुगल शासकों ने हिंदू मुस्लिम संस्कृति को के विकास को संरक्षण दिया। एक समन्वित संस्कृति का निर्माण हुआ। मुगल शासकों ने प्राचीन जो संस्कृत साहित्य थे उनको आगे बढ़ाने के लिए उनका फारसी भाषा में अनुवाद कराया। तो इस कारण से भी साहित्यिक रुचि, साहित्यिक विकास हो जाता है। तो ये कुछ एक कारण थे कि मुगल काल में साहित्य की उन्नति के क्या कारण थे। इन कारणों से मुगल काल में साहित्य का क्या हुआ, व्यापक विकास होता है। और फिर कुछ ऐसे भी विद्वान हुए जो ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने में रुचि रखते थे, इससे भी साहित्यिक उन्नति हो जाती है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हमने आपको मुगल काल में साहित्य की उन्नति के कारण हमने बताया। मुगल काल में आर्थिक समृद्धि, मुगल सम्राटों की साहित्यिक अभिरुचि, मुगल सम्राटों द्वारा घटनाओं का संकलित कराने में रुचि, समन्वित संस्कृति का विकास। ठीक है। अब मुगल काल में साहित्य का विकास, यानी मुगल काल में अगर देखा जाए तो बाबर से लेकर के औरंगजेब के समय तक साहित्य का क्रमिक रूप में विकास होता रहा। फिर इस काल में अधिकांश ग्रंथ तो फारसी भाषा में रचे गए, लेकिन बहुत सारे ग्रंथ जो है अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी, देसी भाषा में भी रचे गए। ठीक है, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी रचे गए। तो इस तरह से मुगल काल में साहित्य का निरंतर विकास होता गया। आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत बाबर के समय से होती है। बाबर जो है इसने तुर्की भाषा में तुझके जहांगीरी, तुझके जहांगीरी, सॉरी तुझके बाबरी, तुझके बाबरी नामक ग्रंथ लिखा। तो बाबर ने तुर्की भाषा में तुझके बाबरी, इसी को बाबरनामा भी कहा जाता है, तुझके बाबरी नाम से आप देखें अपनी आत्मकथा लिखी और इसमें इसने अपने जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया है। और इसके समय की बहुत सारी घटनाओं की जानकारी हमें इस ग्रंथ से प्राप्त हो जाती है। फिर आगे अगर आप देखें तो हुमायूं को भी साहित्य में रुचि थी और इसके समय में आप देखेंगे कि ख्वांदा मीर हुआ और ख्वांदा मीर ने तारीखे हुमायूनी, तारीखे हुमायूनी नामक ग्रंथ लिखा और इसमें हुमायूं के शासन का इसने वर्णन किया है। तो इसके समय में भी साहित्यिक विकास होता रहा। ठीक है। और ख्वांदा मीर इसने तारीखे हुमायूनी नामक ग्रंथ की रचना की थी।
अब आगे अगर आप देखें तो जब अकबर का शासनकाल आया तो अकबर ने हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम से आग्रह किया कि वो अपने संस्मरण को एक ग्रंथ का रूप दें, और फिर आप देखेंगे कि इन्होंने हुमायूं नामा नामक ग्रंथ की रचना की। हुमायूं नामा नामक ग्रंथ की रचना की। बीच में जब शेरशाह का शासनकाल आया तो उसके शासन की घटनाओं को आप देखेंगे कि तारीख शेरशाही में आप देखेंगे कि तारीख शेरशाही, ये शेरशाह की घटनाओं तारीख शेरशाही। अब्बास खां सरवानी ने अब्बास खां सरवानी ने लिखा। तो एक परंपरा जो बाबर ने शुरू की साहित्य रचना की, वो परंपरा चलती रही। लेकिन आप देखेंगे कि मुगल साहित्य का जो वास्तविक विकास हुआ वो अकबर के समय में हुआ। ठीक है, अकबर ने विद्वानों को अत्यधिक संरक्षण प्रदान किया और फिर अकबर के समय में साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ। आप देखेंगे अकबर के समय में अबुल फजल हुए और इन्होंने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। अकबरनामा 3 खंडों में ये विभक्त है और इसका जो आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण खंड है वो क्या है? आईने अकबरी। आईने अकबरी। ठीक, तो अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ लिखा, 3 खंडों में है। इसका सबसे महत्वपूर्ण खंड आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। आईने अकबरी में अकबर के शासन नीतियों, उसके राजस्व, उसके राजत्व सिद्धांत सब की चर्चा मिलती है। तो ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है अकबर के समय का इतिहास जानने का। और फिर ये परंपरा अकबर के समय में और विद्वानों ने, आप देखेंगे कि अकबर के समय में अब्दुल कादिर बदायूनी हुआ। अब्दुल कादिर बदायूनी ये भी अकबर के दरबार में रहता था और इसने मुंतखब उत तवारीख नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये गजनवियों से लेकर के अकबर के समय तक का इतिहास इसने मुंतखब उत तवारीख नामक ग्रंथ में रचा, अब्दुल कादिर बदायूनी। ये कई जगह अकबर की आलोचना भी लिखी है। फिर फैजी अहमद सरहिंदी इस काल का एक विद्वान हुआ और इसने भी अकबरनामा नाम से एक शीर्षक यही है, अकबरनामा नाम से एक ग्रंथ लिखा। तो इस तरह से और भी अनेक विद्वानों को यहाँ कम से कम आपको ग्रंथों का नाम देना है। प्री के लिए तो सारे ग्रंथ का याद रखना है, लेकिन यहाँ कुछ ही ग्रंथों का नाम दे करके कि इस काल में आप देखेंगे विकास हुआ। तो अकबर क्या हुआ कि अपने शासन की घटनाओं को लिपिबद्ध करने के लिए अबुल फजल को नियुक्त किया और अकबरनामा में उसने बिल्कुल अकबर के कार्यों का, उसकी नीतियों का वर्णन किया है। ठीक है, अब ये परंपरा अगर आप देखें तो जहांगीर के समय में भी बनी रही और जहांगीर के समय में भी साहित्य का विकास हुआ, इसने भी विद्वानों को संरक्षण दिया। जहांगीर मोतमद खां को घटनाओं को लिपिबद्ध करने के लिए नियुक्त किया और मोतमद खां ने इकबाल नामा नामक ग्रंथ लिखा। बाबर से लेकर के जहांगीर तक के शासकों का इसमें वर्णन है इकबाल नामा में। ठीक है, जहांगीर के शासन की घटनाओं का उल्लेख किया गया है इसमें। फिर जहांगीर स्वयं फारसी भाषा का विद्वान था और इसने
तुझके जहांगीरी नाम से, तुझके जहांगीरी नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि साहित्य रचना की जो परंपरा अकबर ने मजबूत रूप से स्थापित की, उसको आगे बढ़ाया जहांगीर ने। जहांगीर के बाद शाहजहां शासक आया, शाहजहां शासक बनता है। शाहजहां साहित्यिक अभिरुचि का व्यक्ति था और इसने भी अपने शासन की घटनाओं को लिपिबद्ध करने के लिए दरबार में विद्वानों को नियुक्त किया। इस काम के लिए सबसे पहले तो इसने मोहम्मद अमीन कजवीनी को नियुक्त किया और इसने पादशाहनामा नाम से ग्रंथ लिखा। शाहजहां के शासन के प्रारंभिक 10 वर्षों का वर्णन किया। फिर आप देखेंगे कि हमीद अहमद लाहौरी को नियुक्त किया गया इस काम के लिए और इन्होंने भी एक और पादशाहनामा लिखा। फिर वारिस खां को नियुक्त किया गया और इन्होंने भी इसी नाम से ग्रंथ लिखा और इन ग्रंथों में 3 पादशाहनामा रचे गए और इन तीनों में शाहजहां के शासन की घटनाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसी काल में आप देखेंगे कि इनायत खां हुए, इनायत खां नामक विद्वान हुए जिन्होंने शाहजहांनामा नामक ग्रंथ लिखा। शाहजहां हिंदू विद्वानों को भी संरक्षण दिया और कुछ ऐसे हिंदू विद्वान थे जो फारसी के विद्वान थे, तो हिंदू लेकिन फारसी भाषा के ज्ञाता थे। उन्हीं फारसी विद्वानों में एक हिंदू थे चंद्रभान। चंद्रभान ने जो फारसी भाषा में ग्रंथ लिखा चार चमन। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि शाहजहां साहित्यिक अभिरुचि वाला शासक था और साहित्य के विकास में गहरी रुचि दिखाई। आगे अगर देखें तो औरंगजेब का शासन काल आया। औरंगजेब प्रारंभ में तो साहित्यकारों को संरक्षण दिया और आप देखेंगे कि मोहम्मद काजिम इसके दरबार में घटनाओं को लिपिबद्ध करने के थे। इन्होंने जो है आलमगीरी नामक ग्रंथ लिखा। आलमगीरी, इसमें औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक वर्षों की घटनाओं का वर्णन है। यद्यपि ये ग्रंथ पूरी तरह से चापलूसी से भरा हुआ ग्रंथ है, लेकिन बाद में औरंगजेब जो है इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, और इसलिए दरबार में विद्वानों को, लेखकों को संरक्षण देना बंद कर दिया। यद्यपि इसके इस कार्य के बावजूद गुप्त रूप में इस काल में ग्रंथ रचे गए। गुप्त रूप से विद्वान जो है ग्रंथ रचते रहे। ऐसे ही एक विद्वान खाफी खां थे। खाफी खां, इनका वास्तविक नाम तो मोहम्मद हासिम था। मोहम्मद हासिम था। ठीक है, और इन्होंने मुंतखब उल लुबाब ये ग्रंथ लिखा। तो ये बहुत गुप्त रूप में छिप करके लिखा था, किसी को पता न चले कि इन्होंने ग्रंथ लिखा। तो लुक छुप करके भी इस काल में रचनाएं रची गई। ठीक है, इसी काल में ईश्वरदास नागर हुए, हिंदू विद्वान थे, फारसी के विद्वान, और इन्होंने आप देखेंगे कि फुतुहाते आलमगीरी नामक ग्रंथ की रचना की। तो भले ही औरंगजेब जो है साहित्यकारों को दरबारी संरक्षण नहीं दे सका, लेकिन इसके काल में भी गुप्त रूप में साहित्यिक विकास होता रहा। तो ये तो मुगल शासकों के समय में कुछ विद्वानों और उनकी रचनाओं का विकास हमने बताया। अब इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो इस काल में फारसी भाषा के अतिरिक्त
हिंदी भाषा में भी साहित्य रचे गए। हिंदी में, हिंदी भाषा में आप देखेंगे कि तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तो हिंदी साहित्य का विकास हुआ और आप देखेंगे कि इस काल में सूरदास हुए, ब्रज भाषा को इन्होंने समृद्ध बनाया और ब्रज भाषा में इन्होंने कई ग्रंथ लिखे, जिनमें सबसे महान ग्रंथ सूर सागर है। बाकी तो अन्य तमाम ग्रंथ लिखे, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो सूरदास, फिर इसी काल में आप देखेंगे तुलसीदास हुए और इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, रामचरितमानस की रचना की, ठीक है। और आप देखेंगे कि आज जो राम भक्ति है वो वाल्मीकि की रामायण के द्वारा नहीं, बल्कि तुलसीदास की रामचरितमानस के कारण है। तो मुगल काल में ये सब हिंदी के विद्वान हुए। केशव हुए, इन्होंने जो है रसिक प्रिया नामक ग्रंथ लिखा, रामचंद्रिका लिखा, रामचंद्रिका। अकबर के दरबार में हिंदी के अनेक विद्वान, राजा मान सिंह, बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, ये सब आप देखेंगे कि हिंदी के विद्वान थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का भी इस काल में क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य के साथ साथ इस काल में कुछ संस्कृत रचनाएं भी रची गई। आप देखेंगे कि इस काल में अकबर और शाहजहां ने संस्कृत विद्वानों को भी संरक्षण प्रदान किया था। अकबर के समय में महेश दास ठाकुर, जिन्होंने संस्कृत ग्रंथ सर्ववृतांत की, सर्वदेश वृतांत की रचना की, ठीक है। इसी तरह शाहजहां के समय में संस्कृत के विद्वान कबींद्राचार्य हुए, कबींद्राचार्य, जिन्होंने गंगा लहरी नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की, ठीक है। तो संस्कृत भाषा का भी विकास हुआ। अब इन संस्कृत भाषा, हिंदी संस्कृत के साथ साथ अगर देखा जाए तो मुगल काल में अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में भी साहित्य रचे गए और क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य के विकास में आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण रही। भक्ति आंदोलन, तो मुगल काल में जो भक्ति आंदोलन चल रहा था, तो भक्ति आंदोलन के कारण अनेक क्षेत्रीय साहित्य का भी विकास हुआ। क्षेत्रीय साहित्य में आप देखेंगे कि बंगला साहित्य का विकास हुआ और जब भक्ति आंदोलन बंगाल में विकसित हुआ तो उसके कारण बंगला भाषा में अनेक वैष्णव साहित्य रचे गए, अनेक वैष्णव साहित्य, ठीक है। चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ जो है बंगला भाषा में रचे गए, तो ये सब वैष्णव साहित्य हैं। फिर बंगला भाषा में रामायण का अनुवाद, बंगला भाषा में महाभारत का अनुवाद, गीता का अनुवाद किया गया, तो बंगला भाषा में तमाम साहित्य रचे गए। गुजराती भाषा में भी रचे गए। आप देखेंगे कि नरसी मेहता ये गुजराती संत थे और इन्होंने गुजराती भाषा में गीत लिखे, तो ये गुजराती भाषा में साहित्य रचा गया। राजस्थानी भाषा में भी साहित्य रचा गया। मीराबाई के पद जो है राजस्थानी भाषा में रचे गए। फिर आप देखेंगे कि मराठी भाषा का भी विकास हुआ। महाराष्ट्र के अनेक संतों ने मराठी भाषा में साहित्य रचे गए, जैसे समर्थ रामदास हुए,
इन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ लिखा मराठी भाषा में, दासबोध। ठीक है। एकनाथ हुए, एकनाथ। इन्होंने आप देखेंगे नाथ भागवत रचा मराठी भाषा में। बाकी आप देखेंगे कि संत नामदेव के अभंग, तुकाराम के अभंग, ये सब मराठी भाषा में रचे गए। उधर पूर्वोत्तर में अगर देखा जाए तो असमिया भाषा का विकास हुआ। वहाँ संत शंकर देव ने जो है वैष्णव भक्ति का प्रसार किया और फिर असमिया भाषा में इनके उपदेशों को रचा जाने लगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भक्ति आंदोलन के चलते अनेक क्षेत्रीय साहित्य का विकास हुआ। फिर क्षेत्रीय राज्यों के कारण भी अनेक क्षेत्रीय राज्य इस समय विद्यमान थे। बीजापुर, गोलकुंडा मराठा राज्य थे, तो इन क्षेत्र अहोम राज्य थे। तो इन क्षेत्रीय राज्यों में जो है अनेक क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षण मिला। जैसे बीजापुर और गोलकुंडा, यहाँ अगर देखें तो यहाँ मराठी और कन्नड़ भाषा को संरक्षण मिला। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो मराठा राज्य था, तो मराठी भाषा का विकास। अहोम राज्य में, असम में था, असमिया भाषा का विकास हुआ। तो इन क्षेत्रीय राज्यों के कारण भी अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। इस काल में उर्दू भाषा का विकास भी हुआ। उर्दू भाषा में भी कुछ साहित्य रचे गए। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने उर्दू को विशेष संरक्षण दिया और अपनी दरबारी भाषा भी उसने उर्दू को बनाई थी, राजकीय भाषा उर्दू को बनाई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुगल काल में साहित्य का व्यापक विकास हुआ। तो मुगल कालीन साहित्य की उन्नति के क्या कारण थे, मुगल काल में साहित्य का जो क्रमिक विकास हुआ उसकी हमने चर्चा की। अब इस पे जो प्रश्न बनता है कि मुगल कालीन साहित्य पर टिप्पणी लिखिए। मुगल काल में साहित्य की उन्नति के क्या कारण थे, कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों का उल्लेख कीजिए। तो या तो टिप्पणी के लिए आ जाएगा, तो मुगल यही चीजें लिखना है, या मुगल काल में साहित्यिक उन्नति के क्या कारण थे, उन्नति के कारण, और फिर उसके क्रमिक विकास को दर्शाइए। तो वो भी आप इसमें बता सकते हैं। इसमें पहले उन्नत के कारण बता दीजिए और फिर ये जो विकास हमने क्रमिक रूप से बताया इस पर चर्चा कर दीजिए। तो इस तरह से आपका ये मुगल काल में साहित्य के विकास का जो टॉपिक है वो पूर्ण हो जाता है। ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं पूर्ण कर रहे हैं। मतलब मुगल काल में जो साहित्य है वो टॉपिक पूरा हुआ। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। इसके आगे के जो चैप्टर हैं वो कल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।